आपका सीआरपीसी में भाई बताया जा रहा था और सीआरपीसी में गिरफ्तारी का वारंट बताया जा चुका था और गिरफ्तारी के वारंट से भी निश्चित क्वेश्चन बनता है। फिर एक बार हम दोहरा देते हैं उसको, तब आपका प्रोकुमुलेशन और अटैचमेंट यानी कि उद्घोषणा और कुर्की पढ़ाया जाए। उद्घोषणा और कुर्की से भी एक क्वेश्चन बनता है निश्चित तौर पे आपका, और जो टेक्निकल क्वेश्चन बनता है उसी को ज़्यादा आपको कवर भी करना है। पर सामान्य क्वेश्चन तो सभी लोग कर ले जाएंगे, आपका जो टेक्निकल क्वेश्चन बनता है उसी को कवर करना है। देखिए फिर एक बार बताया जाए, जो ये आपका गिरफ्तारी का वारंट की हम सेक्शन याद करवा दे रहे हैं, सेक्शन वाइज भी मिलाने के लिए पूछा जाता है। धारा 70 बताया गया था कि गिरफ्तारी के वारंट के प्रारूप और अवधि। इसके बाद 71 हमने बताया जमानती वारंट या बीडब्ल्यू। इसके बाद हमने 72 बताया कि सामान्यतः गिरफ्तारी का वारंट एक या एक से अधिक पुलिस अधिकारियों के नाम जारी होता है और शुद्ध रूप से प्राइवेट व्यक्ति के नाम कौन बताया गया 73, और जिस पुलिस अधिकारी को वारंट इश्यू किया गया है वह अपने अधीनस्थ से भी उसका निष्पादन करा सकता है 74, और वारंट पर गिरफ्तार किया जाता है तो सार की सूचना 75, और आपका 76 ये है कि वारंट पर गिरफ्तार किया गया तो 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के समक्ष क्या किया जाए पेश, और 77 वारंट का निष्पादन कहाँ किया जाएगा तो भारत में कहीं भी, और 78 बताया गया कि अधिकारिता से बाहर है तो वहाँ के कार्यपालक मजिस्ट्रेट या पुलिस आयुक्त या एसपी को भेजकर, और 79 यहीं के पुलिस अधिकारी को दे दिया जाए और यह जाकर बाहर क्या करे गिरफ्तार। इतना याद रखना है। इसके बाद आइए आगे बढ़ा जाए। अब ये समस्या आई कि अगर यहीं आपका अगर गिरफ्तारी का वारंट जारी हुआ और अभियुक्त या गवाह गिरफ्तार नहीं हो पा रहा है, यानी कि वारंट का निष्पादन नहीं हो पा रहा है, तो न्यायालय के पास क्या उपाय है जिसके तहत न्यायालय ऐसे व्यक्ति को बुलाए कोर्ट में। तो ऐसे गवाह या ऐसे आपका थोड़ा रास्ता खाली रखे भाई, रास्ता थोड़ा खाली रखिए, बैठिए वहाँ जगह बैठिए, वहीं 3 लोग बैठ जाइए। देखिए ऐसे व्यक्ति ऐसा आपका ये पूछा जा सकता है कि अब न्यायालय के पास क्या उपाय है, तो न्यायालय के पास अभी एक उपाय बचा है ऐसे गवाह को या अभियुक्त को बुलाने के लिए, और वह उपाय है प्रोकुमुलेशन एंड अटैचमेंट, यानी कि उद्घोषणा और कुर्की। उद्घोषणा की परिभाषा आपका उद्घोषणा और कुर्की आपका यही आपका समझना है। पहले सामान्य बातें 2-4 मिनट में बताई जाए और तब आपका डिटेल में शुरू करते हैं। यहाँ जो आपका शब्दशः लेकर चलना है, क्योंकि जो कंपटीशन में आता है एक एक शब्दों का बाल का खाल निकालता है 82 या 83 से। एक एक शब्द बेरक के महत्वपूर्ण होंगे, लेकिन पहले एक भूमिका बांध लिया जाए। देखिए भूमिका में आपका जो पूछा जाता है पहला क्वेश्चन कि भगोड़ा या फरार अपराधी या उद्घोषित अपराधी या मफरूफ अपराधी की परिभाषा कहाँ दी गई है, तो धारा 82 में भगोड़े की परिभाषा नहीं दी गई है, बल्कि भगोड़ा घोषित किया जाता है, परिभाषित नहीं किया गया है। तो क्वेश्चन आपका इंटरव्यू में बना था कि प्रोकुमुलेंट अफेंडर या उद्घोषित या फरार या भगोड़े की परिभाषा कहाँ दी गई है, तो आपका जवाब रहेगा धारा 40 टू सेकेंड, यानी कि धारा 40 के खंड 2 के सेकेंड खंड में। ये क्वेश्चन इंटरव्यू में भी आ चुका है भाई।
धारा 40 सीआरपीसी की धारा 40 2 के किस में, सेकंड में, ये याद रखना है। भगोड़ा कौन होता है जिसके खिलाफ सीआरपीसी की धारा 82 के तहत क्या जारी हुई है, उद्घोषणा। तो भगोड़ा या फरार कौन माना जाएगा, जिसके खिलाफ किस धारा के तहत प्रोक्लेमेशन जारी हुआ है, तो आपका कौन सी धारा, किस धारा के तहत, सीआरपीसी के 82। पुलिस एक्ट में भी हल्का सा कोरिलेट कर लिया जाए, पूछा भी गया था। जो भगोड़े अपराधी होते हैं, फरार अपराधी, उनकी परिभाषा पुलिस एक्ट देती है और ये बताती है कि सीआरपीसी की धारा 82 के तहत जिनको भगोड़ा घोषित किया गया है वहीं फरार या भगोड़े अपराधी कहे जाएंगे। फिर यूपीएपीओ ने बना कि भगोड़े अपराधियों का रजिस्टर जो होता है, वर्ग पूछा गया था, कितने वर्ग होते हैं, 2, एक ए और एक बी। फिर एक बार याद रखिए, भगोड़े अपराधियों का कितने वर्गों में पुलिस एक्ट बांटता है, 2, और रेगुलेशन कितने भागों में, 2, एक ए और एक बी। अब वो नहीं जानना है यहाँ की ए बी, वो यूपीएपीओ में बताया जाएगा, पुलिस एक्ट आपका यूपीएपीओ में बताया जाएगा, वो बताया जाएगा भाई। अभी बस जानना है कि 2 वर्ग। अब भगोड़ा क्यों घोषित किया जाए, कैसे घोषित किया जाता है, तो एक आपका कह सकते हैं कि देखिए यहाँ भी कंसेप्ट बनाना है कि उद्घोषित अपराधी, उद्घोषणा का मतलब क्या हुआ, तो उद्घोषणा का मतलब एक सरकारी और औपचारिक घोषणा। इसका मतलब ये हुआ कि एक फॉर्मल और सरकारी घोषणा की जाती है, अभियुक्त हो या गवाह हो, ऐसा अभियुक्त या ऐसा गवाह जिसके खिलाफ न्यायालय ने गिरफ्तारी का वारंट जारी किया था लेकिन वह गिरफ्तार नहीं हो पाया या कोर्ट में नहीं आ पाया, तो न्यायालय के पास एक विकल्प है कि उसके खिलाफ क्या जारी करे, प्रोक्लेमेशन, और प्रोक्लेमेशन के बाद क्या करे, उसकी चल और अचल संपत्ति को क्या करे, कुर्क, और कुर्क करे। अब कुर्की कैसे होगी, प्रोक्लेमेशन कैसे होगा, ये सारी बातें धारा 82 से लेकर कहाँ तक हमें पढ़नी है, 86। तो जो क्वेश्चन आपका ज़्यादा बनता है, मैं बता दूं, आपका एक पहले हम भूमिका बांधते हैं और तब सेक्शन, ऐसे नहीं, पहले दिमाग में बैठाइए प्रोक्लेमेशन के बारे में। मान लीजिए ए एक गवाह है यानी कि विटनेस है, न्यायालय ने इसे बुलाया, तो सामान्यतः न्यायालय ने हो सकता है कि पहले समन जारी किया हो, तो समन के बारे में प्रावधान हमने कहाँ से कहाँ तक पढ़ा था, 61 से लेकर 69। अगर समन पर नहीं आया तो हो सकता है कि न्यायालय ने क्या जारी किया हो, 87 के तहत गिरफ्तारी का वारंट, और गिरफ्तारी के वारंट के बावजूद भी यह नहीं आ पा रहा है या पुलिस द्वारा गिरफ्तार नहीं हो पा रहा है, तब क्या उपाय है, तो न्यायालय के पास एक और उपाय बचा है, और वह कौन सी धारा से कौन सी धारा, 82 से लेकर कहाँ तक, 86। तो फिर क्वेश्चन बनता है कि उद्घोषणा और कुर्की का उद्देश्य क्या है। उद्देश्य यही है कि कोई अभियुक्त है, प्रतिभू या जमानतदार है या कोई गवाह है, उस पर दबाव डाला जाए कि वह न्यायालय में हाजिर हो जाए, नहीं तो उसे उसकी चल और अचल संपत्ति से क्या कर दिया जाएगा, वंचित। यानी कि संपत्ति जब्त इस आशय से की जाती है कि वह व्यक्ति इसी दबाव में कोर्ट में क्या कर दे, सरेंडर, या कोर्ट में हाजिर हो जाए। मोबाइल हटा लीजिएगा, कोर्ट में हाजिर हो जाए, इसीलिए उद्घोषणा और कुर्की की जाती है। तो अब इसी उदाहरण को आगे हम बढ़ाते हैं। ए के खिलाफ न्यायालय ने गिरफ्तारी का क्या जारी किया है, वारंट, और वारंट से गिरफ्तारी पर ए बच रहा है, तो न्यायालय धारा 82 के तहत क्या जारी किया, उद्घोषणा,
उद्घोषणा के बाद धारा 83 में क्या कुर्की और धारा 84 आपका आ गई। अगर गलत आदमी की संपत्ति कुर्क हो गई है तब प्रावधान। और धारा 85 महत्वपूर्ण है। कुर्क की गई संपत्ति कब बेची जाएगी, कब अभियुक्त को वापस की जाएगी और कब आपका कह सकते हैं कि उसे बेचा जाएगा और कब रिलीज या निर्मुक्त कर दिया जाएगा। ये कौन सी धारा? 85। तो आइए बैरक से शुरू करते हैं भाई। देखिए एक एक शब्दों को मैं बता रहा हूँ, शब्द सा यहाँ कंपटीशन में पूछा जाता है। आइए, फरार व्यक्ति के लिए उद्घोषणा किस धारा में? 82 में खंडवाइज तैयार करिएगा, यहाँ जो पूछा जाता है। और देखिए पहला खंड मैं उठा रहा हूँ और एक एक जो शब्द हैं मैं फिर बताऊं, इन्हीं शब्दों को आपका एक एक जो शब्द मैं बताऊंगा, आप चाहते हैं कि कंपटीशन में एक भी क्वेश्चन गलत ना हो तो यही उपाय है। देखिए कैसे इस पर मॉडल बनाया जाएगा और कैसे आपका क्वेश्चन बनता है। पहला खंड देखिए भाई, हेडिंग है धारा 82 फरार व्यक्ति के लिए उद्घोषणा या प्रोक्लेमेशन। पहला खंड देखिए, यदि किसी न्यायालय को, इसका मतलब पहला हुआ कि किसी अभियुक्त के खिलाफ उद्घोषणा या गवाह या जमानतदार के खिलाफ उद्घोषणा कौन करता है? न्यायालय करता है कि पुलिस अधिकारी करता है? तो पुलिस अधिकारी नहीं करके कौन करता है? न्यायालय। पहला आया, चाहे साक्ष्य लेने के पश्चात या लिए बिना, अर्थात धारा 82(1) के तहत जो उद्घोषणा होगी, क्या न्यायालय साक्ष्य लेने के बाद करेगा कि बिना साक्ष्य लिए भी कर सकता है? तो मॉडल भी चलते रहना है शब्द से। यहाँ उद्घोषणा की जा सकती है फरारी की साक्ष्य लेने के पश्चात, साक्ष्य लिए बिना, दोनों, इनमें से कोई नहीं। क्या मार कर आएंगे? तो क्या लिखा गया है? साक्ष्य लेकर कि बिना लिए भी? बिना लिए भी, यानी कि दोनों। ये क्वेश्चन। यह विश्वास करने का कारण है कि कोई व्यक्ति जिसके विरुद्ध उसने वारंट जारी किया है, इसी शब्द को मथिए और 2-3 क्वेश्चन निकालिए कि यह विश्वास करने का कारण है। विश्वास करने का कारण, करने का कारण, ये शब्द आइए भाई। जो ये रीजन टू बिलीव है, विश्वास करने का कारण है। अब अगला क्वेश्चन बनता है कि रीजन टू बिलीव या विश्वास करने का कारण सीआरपीसी में कहाँ परिभाषित है? तो सीआरपीसी में ये शब्द परिभाषित नहीं है, लेकिन आईपीसी में ज़रूर परिभाषित है और आईपीसी की धारा 26। तो आईपीसी की धारा में ये परिभाषित है 26 में, विश्वास करने का कारण या रीजन टू बिलीव। ध्यान समझिए, क्वेश्चन का मॉडल अभी हम बनाएंगे। तुरंत आपका सीआरपीसी की धारा 2I भी कवर करनी है। सीआरपीसी की कौन सी धारा? 2I। पहले कंसेप्ट बनाइए। यदि किसी शब्द या पद को सीआरपीसी में परिभाषित नहीं किया गया है किंतु आईपीसी में परिभाषित किया गया है और वह शब्द सीआरपीसी में आ जाए तो सीआरपीसी में उसका मतलब वह लगाया जाएगा जो आईपीसी में उसका मतलब दिया गया है। तो चूंकि विश्वास करने का कारण सीआरपीसी में परिभाषित नहीं है, लेकिन आईपीसी की धारा में परिभाषित है 26 में, अतः यहाँ जो अर्थ विश्वास करने का कारण लगाया जाएगा वह सीआरपीसी से नहीं, किससे? आईपीसी के धारा 26 से। तो विश्वास करने का कारण मतलब कि सफिशिएंट बेस होना, यानी कि पर्याप्त क्या होना? आधार। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि चाहे न्यायालय साक्ष्य ले या साक्ष्य न ले, उसको
विश्वास करने का कारण है, यानी कि न्यायालय को पर्याप्त आधार या पर्याप्त कारण लगता है। क्या आधार लगता है? अगला शब्द कि कोई व्यक्ति, यही शब्द आपका गलत होगा। देखिए अगला शब्द आया कोई व्यक्ति, ये सबसे महत्वपूर्ण शब्द है और इसी को आपका पकड़ना है। अब देखिए क्वेश्चन का मॉडल कि 82 के तहत उद्घोषणा किसके विरुद्ध जारी की जाती है? तो आपका शब्द क्या लिखा है? कोई व्यक्ति। अब यही आपका गलत होगा और इसी को सुधारना है भाई। कोई व्यक्ति में कौन शामिल है? बैठ जाइए, हर जगह नहीं तो कुर्सी बैठ जाइए, पीछे बाहर तो जगह बैठिए। कोई व्यक्ति ही सुधारना है और यहीं से क्वेश्चन बार बार लोग गलत करके आते हैं। अर्थात 82 के क्लाज 1 के तहत उद्घोषणा किसके विरुद्ध होगी? कोई व्यक्ति लिखा है तो यही आया कि व्यक्ति में कौन कौन शामिल है, अभियुक्त शामिल है कि नहीं जो अपराध किया है? और कोई विटनेस या साक्षी या गवाह शामिल है कि नहीं है? और कोई जमानतदार या गारंटर, लेकिन लीगल भाषा में हम बता रहे हैं क्या? प्रतिभू। जमानतदार को हम क्या कहते हैं? प्रतिभू। अब क्वेश्चन का मॉडल देखिए, गलत होकर आता है ज़्यादा कि 82 की उद्घोषणा किसके विरुद्ध की जाएगी? तो अगर आए व्यक्ति शब्द तो व्यक्ति मारिए, लेकिन व्यक्ति तो सभी लोग पढ़े हैं, व्यक्ति में कौन शामिल है ये समझना है। तो यहाँ जो व्यक्ति शब्द आया है उसमें अभियुक्त भी है, आपका अभियुक्त भी है, फिर आपका कह सकते हैं गवाह भी है, प्रतिभू भी है। तो आपका क्या जवाब रहेगा? 82 की उद्घोषणा किसके खिलाफ? अभियुक्त की, गवाह की, प्रतिभू की, उपर्युक्त सभी। तो व्यक्ति शब्द आया है कि अभियुक्त? व्यक्ति। तो व्यक्ति में कौन शामिल है? सभी। ये गलत ना हो, यही गलती होगी। मैं बता दूं, आपका जो नए खिलाड़ी रहेंगे, नए लोग, आपका ये सोचेंगे कि 82 तो केवल किसके लिए बनी है? अभियुक्त के लिए। तो अभियुक्त नहीं, किसके लिए? तीनों के लिए, चाहे गवाह हो, चाहे प्रतिभू हो और चाहे अभियुक्त। अगला शब्द देखिए, एक शब्द मैं बताया कोई व्यक्ति जिसके विरुद्ध उसने वारंट जारी किया है। अब समस्या ये आ गई कि कोई व्यक्ति यानी कि अभियुक्त या गवाह या प्रतिभू जिसके विरुद्ध न्यायालय ने क्या जारी किया था? वारंट। वारंट का मतलब कि गिरफ्तारी का वारंट। अब यहाँ क्वेश्चन बिहार ने बनाया कि उद्घोषणा किस पर डिपेंड करती है? उद्घोषणा किस पर निर्भर करती है? तो किस पर निर्भर करती है? समन पर कि वारंट पर? यानी कि उद्घोषणा जारी करने के पहले यह आवश्यक है कि उस अभियुक्त, उस प्रतिभू या उस गवाह के विरुद्ध क्या जारी हुआ हो? गिरफ्तारी का वारंट। फिर एक बार समझिए क्वेश्चन का मॉडल, यही गलती होगी। उद्घोषणा के लिए उद्घोषणा किस पर डिपेंड करती है? तो उद्घोषणा गिरफ्तारी के वारंट पर निर्भर करती है। क्यों? क्योंकि जब तक गिरफ्तारी का वारंट पहले जारी न किया गया हो तब तक प्रोक्लेमेशन जारी नहीं होगा। ये दिमाग में बैठा लीजिए। अब क्वेश्चन देखिए क्या बनता है। क्या गिरफ्तारी का वारंट और उद्घोषणा एक साथ जारी हो सकती है? अगर न्यायालय ने एक साथ जारी किया तो यह आदेश वैध होगा कि अवैध? तो अवैध होगा। फिर एक बार याद रखिए, गिरफ्तारी का वारंट और उद्घोषणा एक साथ जारी नहीं हो सकती। यानी कि पहले क्या जारी करना पड़ेगा न्यायालय को? आपका गिरफ्तारी का वारंट। भले उसके 1 मिनट बाद क्या जारी कर दे? उद्घोषणा। लेकिन साथ साथ संभव नहीं। ये भी क्वेश्चन बिहार एजेस में बना है। क्या साथ में हो सकती है वारंट और उद्घोषणा? नहीं। पहले अगला क्वेश्चन आइए, उद्घोषणा कौन न्यायालय करता है? कोई भी न्यायालय दे देगा। दूसरा,
जिसने गिरफ्तारी का वारंट जारी किया था, तो कौन न्यायालय प्रोक्लेमेशन करेगा? कोई नहीं। कौन न्यायालय? जिसने इसके पहले क्या जारी किया था? गिरफ्तारी का वारंट, वही न्यायालय उद्घोषणा करेगा, दूसरा नहीं। सतर्क रहना है। अगला शब्द देखिए भाई, पहला वाक्य अभी चल रहा है कि कोई व्यक्ति जिसके विरुद्ध उसने वारंट जारी किया है फरार हो गया है या अपने को छिपा रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि उद्घोषणा का आधार क्या होगा या उद्घोषणा क्यों जारी की जाती है, कब जारी की जाएगी। तो केवल गिरफ्तारी के वारंट से ही मतलब नहीं है। मान लीजिए ए के खिलाफ न्यायालय ने गिरफ्तारी का वारंट जारी किया, तो कब न्यायालय इसके खिलाफ उद्घोषणा करेगा? जब ए न्यायालय को ये विश्वास हो जाए कि ए क्या हो गया है? फरार हो गया है या अपने को क्या कर रहा है? छिपा रहा है। ये भी क्वेश्चन बना है कि उद्घोषणा कब जारी होगी? जिस व्यक्ति के खिलाफ गिरफ्तारी का वारंट जारी किया गया हो वह व्यक्ति या क्या हो गया हो? फरार, भाग गया हो, या अपने को क्या कर रहा हो? छुपा रहा हो। अगला शब्द देखिए, जिससे ऐसे वारंट का निष्पादन नहीं किया जा सकता, यानी कि उसके भाग जाने या उसके छिप जाने के कारण ऐसे वारंट का निष्पादन नहीं हो सकता, यानी कि वह गिरफ्तार नहीं हो सकता। तब न्यायालय क्या करे? ये भी शब्द याद रखिएगा कि कब उद्घोषणा की जाएगी? केवल गिरफ्तारी के वारंट के आधार पर नहीं। न्यायालय को यह बिलीव हो, क्या बिलीव हो? कि जिसके खिलाफ वह क्या जारी किया था? गिरफ्तारी का वारंट। ये 2 पॉइंट पूछे हैं बिहार में। या तो वह क्या हो गया हो? फरार, या अपने को क्या कर रहा हो और इसके कारण क्या नहीं हो पा रहा है? वारंट का निष्पादन, यानी कि वह गिरफ्तार नहीं हो पा रहा है। ऐसी दशा में अगला शब्द देखिए, तो निष्पादन नहीं किया जा सकता। तो ऐसा न्यायालय का मतलब ये हुआ, यहाँ भी पूछा जाता है, ऐसा न्यायालय का मतलब ये हुआ कि वह न्यायालय जिसने इसके पहले गिरफ्तारी का वारंट जारी किया था। यानी कि टेक्निकल क्वेश्चन ये आया कि उद्घोषणा किस न्यायालय द्वारा की जाएगी? तो सतर्क रहिएगा, गलत न हो। किस न्यायालय द्वारा? जिसने गिरफ्तारी का वारंट क्या किया था? इशू। किसी भी न्यायालय न मार दीजिएगा, यहाँ भी क्वेश्चन बना है। अगला शब्द देखिए अब, हाँ, तो ऐसा न्यायालय उससे यह अपेक्षा करने वाली, तो किससे अपेक्षा या आशा करने वाली? या तो अभियुक्त से, या गवाह से, या प्रतिभू से। यह अपेक्षा करने वाली, आशा करने वाली लिखित उद्घोषणा प्रकाशित कर सकता है। अब यहाँ भी क्वेश्चन बनता है, उद्घोषणा मौखिक होगी कि लिखित हो सकती है कि दोनों? बताइए तो क्या लिखा है बैरक? लिखित उद्घोषणा होगी। और अंतिम शब्द इसका अगला शब्द है प्रकाशित, यानी कि उद्घोषणा करने के बाद उसको क्या किया जाएगा? प्रकाशित। अब कैसे किया जाएगा अभी बताया जा रहा है, वो उपाय अभी बताया जा रहा है, क्योंकि ये टेक्निकल धारा है और टेक्निकल धारा में क्वेश्चन गलत हो जाए, यही क्वेश्चन क्या कर देंगे? बाहर। आसान तो सभी लोग भाई पढ़ते हैं। देखिए कितना क्वेश्चन निकला, अभी और निकलेगा, ये नहीं कि समाप्त हो गया। देखिए, उद्घोषणा प्रकाशित कर सकता है। अब बताइए, कर सकता है, तो फिर क्वेश्चन यहाँ बनता है कि धारा 82(1) के तहत उद्घोषणा जारी करने के लिए न्यायालय बाध्य है कि उसका विवेकाधिकार है। तो कर सकता है मतलब क्या? विवेकाधिकार, चाहे करे या न करे। कर सकता है कि वह व्यक्ति
वह व्यक्ति का मतलब क्या हुआ, चाहे अभियुक्त, चाहे गवाह, चाहे जमानतदार। वह व्यक्ति विनिर्दिष्ट स्थान और विनिर्दिष्ट समय पर, विनिर्दिष्ट स्थान और विनिर्दिष्ट समय पर का मतलब हुआ कि उद्घोषणा में जो स्थान और टाइम क्या किया है न्यायालय ने लिखा है। स्पेसिफिक, विनिर्दिष्ट मतलब क्या हुआ, स्पेसिफिक स्थान पर जो उद्घोषणा के प्रकाशन की तारीख से कम 30 दिन की पश्चात का होगा, हाजिर हो। ये भी क्वेश्चन बहुत बनता है, यानी कि जिस दिन उद्घोषणा का क्या किया गया, प्रकाशन किया गया, उस तारीख एक डेट डालेगा न्यायालय, और वह डेट उद्घोषणा के प्रकाशन के कितने दिन की बाद की होगी, 30 दिन के क्या होगी, बाद की। और कहा जाएगा ऐसे अभियुक्त गवाह या प्रतिभू से कि वह न्यायालय में क्या हो, हाजिर। ये 30 दिन का नियम भी बहुत महत्वपूर्ण है, और आगे चलकर आपको नियम 85 में ये काम करेगा। लेकिन फिर एक बार 30 दिन का नियम समझिए, यहाँ से भी क्वेश्चन बना, इंटरव्यू में तक बना है। क्वेश्चन ये बना है कि ये 30 दिन की गिनती कब से की जाएगी, उद्घोषणा करने के दिन से कि उद्घोषणा के प्रकाशन के दिन से। भाई रटिए, किस दिन से, ठीक। जो समय हाजिर होने का दिया जाएगा, अगर 30 दिन के बाद का होगा कि 30 दिन से कम का होगा, तो क्या लिखा है, 30 दिन के पूर्व कि 30 दिन बाद। अब यहाँ क्वेश्चन इंटरव्यू में बना है कि यदि न्यायालय ने 15 दिन का समय दिया या 30 दिन से कम का समय दिया, 30 दिन का समय दिया, क्योंकि 30 दिन के बाद का मतलब कि 30वें दिन भी नहीं, 31वें दिन हो सकता है, 30 दिन के बाद यानी कि 31वें दिन। तो अगर 30 दिन या उससे कम का समय न्यायालय ने रखा है, तो क्या ये उद्घोषणा वैध होगी कि अवैध, अवैध। फिर याद रखिए, यदि 30 दिन या 30 दिन से कम का समय रखा है, तो ये उद्घोषणा क्या होगी, वैध कि अवैध मारेंगे, अवैध। यानी कि लीगल भाषा में आइए, ये अनियमितता कार्यवाही को दूषित करेगी कि दूषित नहीं करेगी, दूषित करेगी। यही उद्घोषणा होती है, और आपका अभी प्रकाशन कराया जाएगा, लेकिन सतर्क रहना है एक शब्दों को। अब ये 30 दिन का नियम क्या है, इसको यहीं निपटा देना है। आइए ध्यान से, ये जो 30 दिन बाद का नियम है, ध्यान से समझिए, इसका प्रभाव क्या होगा। इसके प्रभाव को 2-3 एंगल से पढ़ना है। पहला प्रभाव हमें 83 में देखना है, चौथा प्रभाव 85 में, और पांचवा और अगला प्रभाव आईपीसी की धारा 174A। ध्यान से समझिए आप। हाँ बताइए। प्रसादी के केस में ना, हाँ, लेकिन भाई बेयर एक्ट में तो नहीं है, केस के माध्यम से हो सकता है, देख लेंगे हम, केस के माध्यम से हो सकता है। देखिए आगे भाई, 83 के पहले आइए, 30 दिन का बाद का जो नियम है, इसको 3 एंगल से देखना है। एक 83 में, दूसरा 85 में, और तीसरा एंगल आईपीसी की धारा 174A में। 3 एंगल से देखिए, यहाँ से टेक्निकल क्वेश्चन आता है। उद्घोषणा के बाद कभी भी न्यायालय ऐसे व्यक्ति की चल और अचल संपत्ति की कुर्की का आदेश दे सकता है। ये 30 दिन का जो मामला है बाद का, ये कुर्की का आदेश देने पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाता। तो कई नए लोग ये सोचते हैं दिमाग में कि जो 30 दिन का बाद का समय दिया गया है, उस समय के बाद ही उद्घोष माने कुर्की होगी, ये दिमाग से निकाल दें।
यानी कि उद्घोषणा के साथ भी कुर्की का आदेश दिया जा सकता है। 30 दिन के बाद से कोई मतलब कुर्की का नहीं है, और कुर्की का आदेश उद्घोषणा के बाद भी और कुछ दशाओं में उद्घोषणा के साथ भी। क्या तो भाई फरार ही क्यों हुए हो? आपको बुलाया जा रहा है, समन जारी हुआ। अब नेचुरल जस्टिस हमेशा एब्सोल्यूट रूल थोड़े हैं। अब कहिए राष्ट्रपति क्षमादान कर रहा है तो हमें सुने, तो इस सुनवाई का नेचुरल जस्टिस का नियम एब्सोल्यूट नियम नहीं है। आपका मैं बता दूं कई जगह वायलेशन है, आप जाकर पढ़ सकते हैं। संविधान का अनुच्छेद 311 में 3 कंडीशन है जहां प्राकृतिक न्याय का पालन, तो विविध का पूर्ण नियम नहीं भाई। आप हमेशा नेचुरल जस्टिस की थोड़े मांग करेंगे कि हमारा प्राकृतिक न्याय है। देखिए आगे फिर एक बार देखिए, ये 30 दिन का जो मतलब है ये कुर्की से कोई मतलब नहीं है। उद्घोषणा के साथ साथ भी कुर्की का आदेश, और उद्घोषणा के बाद जब न्यायालय चाहे ऐसे व्यक्ति की चल और अचल संपत्ति को कुर्क करने का आदेश दे सकता है। पहला नियम ये जानिए। आप 85 पर आइए, यही महत्वपूर्ण है। अगर जो डेट उद्घोषणा में 30 दिन के बाद की दी गई है, तो एक डेट डलवाया जाए 40 दिन मान लीजिए दिया है न्यायालय ने कि इस समय के अंदर तुम न्यायालय में क्या हो जाओ, हाजिर। अगर ऐसा अभियुक्त गवाह या जमानतदार इस समय के अंदर न्यायालय में हाजिर हो जाए और इसी बीच उसकी संपत्ति न्यायालय के आदेश से कुर्क हुई है, तो धारा 85 सीआरपीसी कहती है कि अब बिना किसी कारण पूछे उसकी संपत्ति को रिलीज कर दिया जाएगा, निर्मुक्त कर दिया जाएगा, कुर्की हटा ली जाएगी, अर्थात कुर्की से संपत्ति उसकी क्या होगी, मुक्त। लेकिन ये कब? जब उद्घोषणा में दिए गए समय के अंदर वह क्या हो जाए, हाजिर। अगर ये 40 दिन जो मैं बनाया हूँ 30 दिन के बाद ही, अगर इस 40 दिन के अंदर वह हाजिर नहीं होता तो एक नया अपराध कर बैठता है, और जैसे ही 41वां दिन हुआ आपका एक नया अपराध हो गया, और ये अपराध आईपीसी की धारा में 174A, यानी कि उस समय के अंदर अगर वह हाजिर नहीं होता तो एक नया अपराध हुआ, और कौन सी धारा के तहत, आईपीसी 174A के तहत, और 82(1) का वायलेशन किया है तो दंड पूछ सकता है 3 वर्ष तक का कारावास या जुर्माना या दोनों। फिर याद रखिए कितने का कारावास, 3 वर्ष का कारावास या जुर्माना या दोनों। आगे देखिए भाई 82 का खंड 2 देखिए। उद्घोषणा चूंकि प्रकाशित की जाएगी तो आपका खंड 2 ये बताता है कि उद्घोषणा कैसे प्रकाशित की जाएगी, प्रकाशन का ढंग बताता है। देखिए ढंग आसान है। अब आपका टेक्निकल क्वेश्चन खंड 4 में आएगा, 3 में अब नहीं आएगा, 2 में 3 में। देखिए उद्घोषणा निम्नलिखित रूप से प्रकाशित की जाएगी। वह उस नगर या ग्राम के जिसमें ऐसा व्यक्ति मामूली तौर पर निवास करता है किसी सदृश स्थान में सार्वजनिक रूप से पढ़ी जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि पुलिस वाले गए और उसके घर के पास गए और जाकर लाउडस्पीकर से जो न्यायालय ने क्या निकाला है उद्घोषणा फरारी का वह पढ़ दिए। वो तो फरारे हो गया है, जाकर घर के सामने क्या करिए, पढ़ डालिए, और एक कापी घर पर या दरवाजे पर क्या करिए, चपका दीजिए। तो आगे देखिए, तो पहला उद्घोषणा का प्रकाशन कैसे किया जाएगा, पढ़कर। कहाँ पढ़ा जाएगा, न्यायालय में नहीं, उसके मामूली तौर पर जहाँ वह अभियुक्त या गवाह या प्रतिभू यानी कि जमानतदार क्या करता है, निवास, उसके निवास पर एक बार जाकर पुलिस वाले क्या करेंगे, पढ़ लेंगे। दूसरा देखिए, वह उस गृह स्थान यानी कि आपका जहां उसका निवास स्थान है उस निवास स्थान पर उद्घोषणा की एक कापी क्या कर दी जाएगी, चस्पा। तीसरा देखिए, उसकी एक प्रति
उस न्याय सदन के किसी सहदृश्य भाग पर लगाई जाएगी, यानी कि जो न्यायालय का नोटिस बोर्ड होता है उस पर भी एक कॉपी लगा दी जाएगी। तो बताइए उद्घोषणा का प्रकाशन कैसे किया जाएगा? पढ़कर किया जाएगा कि नहीं? किया जाएगा। और उसके घर के सहदृश्य स्थान पर एक कॉपी क्या करके, चस्पा करके और न्याय सदन में लगाया जाएगा कि नहीं? तो जो नोटिस बोर्ड होता है उस पर एक कॉपी क्या किया जाता है? नत्थी पेपर में भी छपवाया जाता है। देखिए आगे सेकंड देखिए, यदि न्यायालय ठीक समझता है, माने उचित समझता है, तो वह यह निर्देश भी दे सकता है कि उद्घोषणा की एक प्रति उस स्थान में परिचालित किसी दैनिक समाचार पत्र में प्रकाशित की जाए जहां ऐसा व्यक्ति मामूली तौर पर निवास करता है। तो न्यायालय अगर बाध्य नहीं है इसके लिए, न्यायालय अगर उचित समझे तो उस एरिया में जो समाचार पत्र डेली निकलते हैं ये निर्देश दे सकता है कि उस समाचार पत्र में उद्घोषणा छपवाई जाए। और क्यों छपवाई जाए? ताकि अभियुक्त या गवाह ही नहीं, पूरा समाज जान ले कि इस व्यक्ति के खिलाफ न्यायालय ने क्या जारी कर दिया है, उद्घोषणा, यानी कि सार्वजनिक घोषणा कि कहीं भी हो तो समय के अंदर क्या करो, न्यायालय में हाजिर हो जाओ। अब अगला कंसेप्ट भी बना दिया जाए। भाई मान लीजिए कि आपका 30 दिन का समय दिया गया, 30 दिन के बाद का, तो हमने उदाहरण में कितना दिलवाया था? 40 दिन। अगर इस समय के अंदर आ जाता है तो सप्रेम उसकी प्रॉपर्टी जो अटैच या कुर्क की गई थी वह क्या की जाएगी? वापस। अब आप दिमाग ये लगाइए कि अगर इस समय के अंदर नहीं आता तब क्या होगा? तो अभी हमने बताया कि अब एक नया अपराध कर बैठा, उसका भी मुकदमा चलेगा आईपीसी की कौन सी धारा का? 174A। कितनी सजा पाएगा? 3 साल का कारावास या जुर्माना। आखिर कब तक उसे आ जाना चाहिए? अब तो उसकी संपत्ति कुर्क हो गई है, तो इसके लिए समस्या ये है कि कुर्की की तारीख से 2 साल के अंदर अगर वह आ जाता है तो उसकी संपत्ति कुछ दशाओं में, हमेशा नहीं, कुछ दशाओं में वापस, और 2 साल के बाद आता है तो कभी भी वापस नहीं। याद रखिए, आगे बताया जाएगा 85 में, लेकिन 2 साल का नियम भी दिमाग में क्या करना है? बैठा लेना है। देखिए अगला भाई आपका ये समाज खंड 2 देखिए। खंड 2 आपका कह सकते हैं कि आपका ये देखिए खंड 2, उद्घोषणा जारी करने वाले न्यायालय द्वारा यह लिखित कथन की उद्घोषणा विनिर्दिष्ट दिन उपधारा 1 के खंड 1 में विनिर्दिष्ट रीत से सम्यक रूप से प्रकाशित कर दी गई है, इस बात का निश्चायक सबूत होगा कि इस धारा की अपेक्षाओं का अनुपालन कर दिया गया है और उद्घोषणा उस दिन प्रकाशित कर दी गई है। यानी कि जिस न्यायालय ने उद्घोषणा किया है बस वो लिख दे, क्या लिख दे कि आपका इस तारीख को उद्घोषणा की गई और लिखित कथन रख ले, लिख दे, तो ये निश्चायक सबूत है, यानी कि इसको काटा नहीं जा सकता। कल भी एविडेंस में बताया गया निश्चायक सबूत मतलब कि कैसा तर्क अकाट्य कि उद्घोषणा प्रकाशित कर दी गई है, अब कोई उसमें तर्क वितर्क करने की आवश्यकता, लेकिन न्यायालय क्या कर ले? लिख ले। तीसरा खंड, चौथा खंड देखिए, तीसरा हो गया, चौथा खंड फिर आपका आया, यहाँ से भी टेक्निकल क्वेश्चन बनते हैं। देखिए खंड 4 मूल सीआरपीसी में नहीं था, खंड 4 और 5 ये आपका जोड़ा गया है, 2005 में जोड़ा गया और आपका लागू हुआ 23 जून 2006 को, ये भी पूछ सकता है। इसमें क्या है, थोड़ा सतर्क होकर जानिए। अब 82(1) और 82(4) से क्वेश्चन बनता है, ध्यान से देखिए भाई। 82(1) में आप लोग बताते रहिए, तो पहली बार उद्घोषणा की गई कि दूसरी बार? पहली बार। 82(1) की उद्घोषणा किसके विरुद्ध की गई? व्यक्ति के विरुद्ध।
यानी कि अभियुक्त के भी विरुद्ध, दूसरा किसके विरुद्ध, आपका गवाह के भी विरुद्ध, और तीसरा प्रतिभू के विरुद्ध। अगर 82(1) के तहत उद्घोषणा में समय पर हाजिर नहीं हुआ, आपका नहीं बज रहा भाई, अगर हाजिर नहीं हुआ तो ऐसी दशा में आप लोग बताइए कितना दंड पाएगा आईपीसी के तहत 174A में? 3 वर्ष का कारावास या जुर्माना। अब तुरंत 82(4) पर आइए, अब सही रहेगा भाई। 82(4) की जो उद्घोषणा है ये दूसरी बार उद्घोषणा होती है। पहला नियम याद रखिए, ये चौथी बार प्रोक्लेमेशन होता है, दूसरी बार। 82(4) की उद्घोषणा केवल और केवल अभियुक्त के विरुद्ध होगी, ये दिमाग में बैठा लेना है। गवाह और प्रतिभू के विरुद्ध नहीं, दिमाग में बैठाना है। 82(4) की उद्घोषणा केवल और केवल किसके विरुद्ध होगी? अभियुक्त के। अब तीसरी समस्या आई, क्या क्या सभी अभियुक्तों के विरुद्ध? नहीं, कुल 19 आईपीसी की धाराएं दी गई हैं जो गंभीर अपराध हैं, यानी कि ऐसे अभियुक्त के खिलाफ जो 19 धाराओं में आने वाला अपराध किया हो। फिर एक बार समझिए, 82(4) की उद्घोषणा सभी के खिलाफ नहीं होगी, केवल किसके खिलाफ? अभियुक्त के। वह भी सभी अभियुक्तों के खिलाफ नहीं होगी, केवल किस अभियुक्त के खिलाफ होगी? जिसने 19 धाराएं दी गई हैं, इन 19 धाराओं में आने वाले अपराधों में से कोई अपराध किया हो। फिर वही काम किया जाएगा प्रकाशन इत्यादि के बारे में। उद्घोषणा प्रकाशित की जाएगी, उसके बाद आपका समय दिया जाएगा, फिर 3 दिन के बाद का समय होगा, और अगर उस समय के अंदर वह हाजिर नहीं होता तो उसका परिणाम और बुरा होगा, और बुरा ये होगा कि आईपीसी की धारा 174A के तहत दंड की मात्रा थोड़ा क्या होगी? बढ़ेगी। और वहीं रटे रहना है, 82(4) का उल्लंघन करने पर दंड की मात्रा 7 वर्ष तक का कारावास और जुर्माना। देखिए, जिस अपराध के लिए उसके खिलाफ मुकदमा चल रहा था वो तो चलेगा ही, उसमें कोई रोक टोक नहीं है। चूंकि वह न्यायालय द्वारा उद्घोषणा में दिए गए समय के अंदर हाजिर नहीं हुआ, इसके लिए एक और अपराध का मुकदमा चलेगा। और कौन सी धारा के तहत अपराध का? तो 174A। तो फिर कवर करिए, लास्ट में इतना पर्याप्त है। 82(1) का उल्लंघन करना, समय पर हाजिर न होना, तो 3 साल और जुर्माना, और 82(4) का वायलेशन करना तो 7 साल और जुर्माना। दंड की मात्रा बढ़ेगी। तो ये दूसरी उद्घोषणा रही कि पहली? दूसरी। आइए 83 देखा जाए, इतना पर्याप्त है भाई। 83 से भी आपका क्वेश्चन बनता है, यहाँ से भी टेक्निकल क्वेश्चन बनता है। अब आइए एक क्रम बनाइए, अब तब आपका चला जाए भाई। उद्घोषणा किस पर डिपेंड करती थी? बताइए तो किस पर करती थी? गिरफ्तारी के वारंट पर। और आपका कुर्की किस पर वारंट किस पर निर्भर करेगी? उद्घोषणा पर। अब ये पूछ सकता है कि कुर्की निर्भर करती है उद्घोषणा पर, वारंट पर, दोनों पर? तो सही है, क्योंकि जब तक गिरफ्तारी का वारंट और उद्घोषणा पहले न हुई हो तब तक कुर्की का आदेश नहीं दिया जा सकता। ये दिमाग बैठा रहे। तो ये क्वेश्चन बिहार का बना भाई कि आपका अटैचमेंट किस पर डिपेंड करता है? तो आपका उद्घोषणा पर, और उद्घोषणा किस पर डिपेंड करती है? वारंट पर। यानी कि इसका मतलब कि पहले क्रम से बनाइए, पहले क्या जारी होगा? वारंट, उसके बाद उद्घोषणा, उसके बाद। ये एक बार क्रम बनाने के लिए आया है कि कौन पहले होगा, कौन बाद में, कौन उसके बाद। तो फिर याद रखिए, आपका पहले क्या होगा? आपका वारंट, उसके बाद उद्घोषणा, उसके बाद कुर्की।
लेकिन उद्घोषणा और कुर्की का आदेश कुछ अपवादिक दशा है, सामान्य नियम नहीं है। एक्सेप्शन है जहाँ की प्रोकुमुलेशन और अटैचमेंट के आदेश एक साथ दिया जा सकता है। यही समझना है किसमें, 83 में। देखिए 83 भाई आपका फरार व्यक्ति की संपत्ति की कुर्की, यानी कि 82 वालों की अब क्या होगी आपका कुर्की। देखिए पहला खंड देखिए, धारा 82 के अधीन उद्घोषणा जारी करने वाला न्यायालय ऐसे कारणों से जो लेखबद्ध किए जाएंगे, उद्घोषणा जारी किए जाने के पश्चात किसी भी समय उद्घोषित व्यक्ति की चल या अचल अथवा दोनों प्रकार की किसी भी संपत्ति का कुर्की का आदेश दे सकता है। तो क्वेश्चन ये बनता है कि कौन न्यायालय कुर्की का आदेश देगा? कोई भी न्यायालय। दूसरा, वह न्यायालय जिसने 82 के तहत व्यक्ति माने यानी कि अभियुक्त, गवाह या जमानतदार के खिलाफ उद्घोषणा जारी की थी। तो बताइए कौन न्यायालय आदेश देगा कुर्की का? कोई न्यायालय कि वह न्यायालय? वह न्यायालय। और कौन न्यायालय? जो धारा 82 के तहत क्या जारी किया हो। अब दूसरा क्वेश्चन, कुर्की का आदेश कब दिया जा सकता है? वह आपका दे सकता है वारंट माने उद्घोषणा के साथ, वारंट के साथ, उद्घोषणा के बाद किसी भी समय, इनमें से कोई नहीं। तो शब्द क्या लिखा है? तो उद्घोषणा के साथ कि उद्घोषणा के बाद? हाँ, सामान्य नियम याद रखें। सामान्य नियम ये है कि उद्घोषणा के बाद कभी भी, किसी समय, 1 मिनट बाद भी, ये जरूरी नहीं है 2 मिनट बाद भी, 1 मिनट बाद भी, उद्घोषणा के बाद कभी भी न्यायालय ऐसे उद्घोषित व्यक्ति के संपत्ति की कुर्की का आदेश दे सकता है। अब अगला क्वेश्चन आया, ये 30 दिन से कुर्की का मतलब नहीं है। फिर याद रखिए 30 दिन से कोई मतलब नहीं है। कुर्की का आदेश उद्घोषणा के बाद जब चाहे तब न्यायालय क्या कर सकता है? दे सकता है। अब ये न कह दिया कि 30 दिन बाद दिया जाएगा, स्पष्ट बेरक लिखता है। अगला ये, उद्घोषित व्यक्ति की किस संपत्ति को कुर्क करने का आदेश दिया जा सकता है? चल, अचल, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो क्या मार्कर आएंगे? दोनों। रटते रहिए। अगला शब्द देखिए, परंतु। परंतु यानी कि अब अपवाद चलेगा। परंतु यदि उद्घोषणा जारी करते समय न्यायालय का शपथ पत्र पर या अन्यथा यह समाधान हो जाता है, यानी कि विश्वास हो जाता है कि वह व्यक्ति जिसके संबंध में उद्घोषणा निकाली जाती है, इसका मतलब ये आया। फिर एक बार समझिए दूसरी भाषा में। सामान्य नियम ये निकला अब तक कि उद्घोषणा के बाद किसी भी समय न्यायालय उद्घोषित व्यक्ति की चल या अचल संपत्ति को अटैच या कुर्क करने का आदेश दे सकता है। लेकिन 2 अपवादिक ऐसी दशाएं दी गई हैं जहां कि 82 और 83 का आदेश एक साथ, यानी कि उद्घोषणा और कुर्की क्या साथ साथ आदेश दिया जाए एक साथ, यानी कि 82 और 83 दोनों कब अप्लाई होगी? एक साथ। तो कब? वहीं 2 कंडीशन कभी काल पूछा जाता है और दोनों कंडीशन अच्छे से तैयार रखिए कि 82 और 83 एक साथ लागू हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी। कब? जब मैं 2 कंडीशन बता रहा हूँ, ये 2 कंडीशन क्या हो, एक कोई फुलफिल हो। पहला देखिए, ऐसा उद्घोषित व्यक्ति अपनी समस्त संपत्ति या उसके किसी भाग का बयान करने वाला है। यानी कि यदि न्यायालय को ये दिखा दिया जाए कि हजूर जिसके खिलाफ आपने उद्घोषणा की थी 82 में, वह व्यक्ति तो आपका अपनी पूरी संपत्ति या कुछ भाग का बयान मतलब डिस्पोज ऑफ का मतलब दान देने वाला है, विक्रय करने वाला है, पट्टा देने वाला है, विनिमय करने वाला है, तो आप कुर्की का आदेश भी बाद में देंगे।
तो कुछ मिलेगा नहीं, अब सब बेच बाच के वो क्या हो जाएगा, फरार। अतः आप एक काम करिए कि धारा 82 और 83 यानी कि उद्घोषणा और कुर्की का आदेश क्या दीजिए साथ साथ। ये पहली कंडीशन है। दूसरा देखिए, अपनी समस्त संपत्ति या उसके किसी भाग को उस न्यायालय की स्थानीय अधिकारिता से हटाने वाला है। जैसे प्रयागराज में मामला है और न्यायालय को दिखा दिया जाए कि अपनी पूरी प्रॉपर्टी या उसके कुछ भाग को प्रयागराज से कहाँ ले जाने वाला है, दिल्ली, दौलताबाद। अतः आप उद्घोषणा और कुर्की का आदेश एक साथ दीजिए, नहीं तो दिल्ली दौलताबाद लेकर चला जाएगा तो कुर्की की क्या होगी, दिक्कतें बढ़ेंगी आपका मन कुर्क करने में। तो दो कंडीशन याद रखिएगा, कब उद्घोषणा और कुर्की का आदेश एक साथ दिया जाएगा। तो पहला क्या है, यही रटना है, जब ऐसा व्यक्ति अपनी पूरी संपत्ति या उसके किसी हिस्से का क्या करने वाला है, अभी किया नहीं, संभावना है, बयान, डिस्पोज ऑफ। और दूसरा कौन कंडीशन है कि अपनी पूरी संपत्ति या उसके किसी भाग को न्यायालय के लोकल जुरिडिक्शन से कहाँ ले जाने वाला है, बाहर। खंड 2 देखिए आपका, ऐसा आदेश उस जिले में जिसमें वह दिया गया है उस व्यक्ति की किसी भी संपत्ति की कुर्की प्राधिकृत करेगा और उस जिले से बाहर की संपत्ति तभी कुर्क होगी जब डीएम द्वारा प्राधिकृत कर दिया जाए। अब आइए एक उदाहरण से चलिए। मान लीजिए कि प्रयागराज का न्यायालय है और एक गवाह है, हाजिर नहीं हो रहा है, तो गिरफ्तारी का वारंट जारी किया, फिर भी नहीं पकड़ा गया। तो 82 में उद्घोषणा किया, फिर भी नहीं हाजिर हो रहा है। तो अब प्रयागराज का न्यायालय उसकी चल और अचल संपत्ति को कुर्क करने का क्या दिया है, आदेश। अब अगर वह व्यक्ति, उस व्यक्ति की संपत्ति कहाँ हो भाई, प्रयागराज में, तो पुलिस जाएगी और क्या करेगी, न्यायालय के आदेश का पालन और क्या कर लेगी, कुर्क। लेकिन अभियुक्त बड़ी चालाक होते हैं, एक जगह कहाँ प्रॉपर्टी रखते हैं, स्विस बैंक में रख देंगे पूरा धन, खोदते रहिए, आज तक कहाँ सरकार खोज पाई। तो मान लीजिए कि बनारस में उसकी प्रॉपर्टी है, तो बनारस में भी कुर्की होगी, लेकिन बनारस में कुर्की ऐसे नहीं होगी, किसके द्वारा पृष्ठांकित करने पर या किसके द्वारा ओके करने पर होगी, तो किसके द्वारा, वहाँ के जिला मजिस्ट्रेट। कहाँ के जिला मजिस्ट्रेट, बनारस के, उदाहरण में कहाँ के, बनारस के। अगला खंड 3 देखिए, यदि वह संपत्ति जिसको कुर्क करने का आदेश दिया गया है ऋण या जंगम संपत्ति हो तो कुर्की कैसे होगी, यानी कि अगर वह डेट या ऋण हो तब कुर्की कैसे होगी, और जंगम संपत्ति मतलब कि कौन संपत्ति, चल संपत्ति हो, तो भाई क्या ऋण को कुर्क किया जा सकता है कि नहीं, किया जा सकता है। देखिए एक उदाहरण भाई, ऋण को कैसे कुर्क किया जाता है। मान लीजिए ए एक अभियुक्त है, गवाह पर हो गया उदाहरण, अभियुक्त पर आ जाए, और ए ने बी को 5,000 रुपया क्या दिया है, उधार, और ए के खिलाफ उद्घोषणा हुई और ए फरार चल रहा है। न्यायालय ने ए की चल और अचल संपत्ति को कुर्क करने का क्या दे दिया, आदेश, और ए ने किसको उधार दिया था, बी को। अब आप लोग बताइए, क्या ये जो ए ने बी को 5,000 रुपया उधार दिया है, क्या इसको कुर्क किया जा सकता है कि नहीं, किया जा सकता है। तो कैसे कुर्क किया जाएगा, तो कुर्की का तरीका ये है कि न्यायालय बी को आदेशित करे कि तुम ये पैसा ए को न लौटाना, क्यों, क्योंकि हमने इस पैसे को, ऋण को क्या कर लिया है, कुर्क किया जा सकता है। यही सीपीसी में आपका गार्निशी पूछा जाता है, निर्णित ऋणी का ऋणी, गार्निशी, वहां भी देखिए भाई गार्निशी अच्छा क्वेश्चन बनता है सीपीसी में भी। आदेश आपका
आदेश 21 का नियम 46A, 46 है ना। यहाँ से इस बार यूपीजे में बना था भाई क्वेश्चन, ये गार्निशी या निर्णित ऋणी का ऋणी। देखिए आप लोग एक उदाहरण फिर कोरिलेट करना पड़ेगा। यहाँ यूपीजे में भी क्वेश्चन बना था सीपीसी में। देखिए आपका ए ने बी को 5,000 रुपया उधार दिया था और बी ने सी को कितना दिया था? 5,000। ए ने बी को 5,000 रुपया उधार दिया है और बी ने किसको दिया है? सी को। अब ए और ए ने बी के खिलाफ मुकदमा किया और न्यायालय ने ए के पक्ष में डिक्री पारित की और ये कहा कि बी से ए अपना 5,000 रुपया वसूलने का क्या है? हकदार। बी के पास बी फरार हो गया या पैसा ही नहीं दे रहा है, तो बी ने किसको उधार दिया था? सी को। अब देखिए आपका नाम बता दिया जाए भाई, जो जीतता है सीपीसी में उसका नाम डिक्री होल्डर या आज्ञप्तिधारी और जो हारता है उसका नाम जजमेंट डेटर या निर्णित ऋणी। अब आइए, बी पैसा नहीं दे रहा है तो क्या ए अपने पैसे की वसूली सी से कर सकता है कि नहीं? ये 5,000, क्योंकि बी ने सी को कितना उधार दिया था? 5,000। इसी को अब आइए गार्निशी ये होगा सी। और फिर याद रखिए निर्णित ऋणी इस उदाहरण में कौन हुआ? बी। और निर्णित ऋणी का ऋणी कौन हुआ? सी। तो गार्निशी का मतलब एक लाइन समझिए कि निर्णित ऋणी का क्या? ऋणी। तो क्या ए 5,000 रुपया सी से वसूल सकता है कि नहीं? वसूल सकता है। ये आदेश 21 नियम 46A में दिया है। उसी प्रकार याद रखिए कि क्या सीआरपीसी के तहत उद्घोषित व्यक्ति का जो ऋण है या चल संपत्ति है, दोनों कुर्क की जा सकते हैं कि नहीं? की जा सकती है। तो चल संपत्ति कुछ बनवाया जाए तभी तो कुर्की होगी आसानी से। बस ही बनवा लिया जाए, बस बनवा लिया जाए, बस चल रही है, गाय बना लिया जाए, यानी कि जानवर भी एक सही रहेगा। और ऋण में एक बना लिया जाए, ए ने बी को कितना उधार दिया है? 5,000 रुपया। यानी कि 3 मैं उदाहरण, 2 चल संपत्ति का और 1 ऋण का मैं बता रहा हूँ। देखिए बेरक की भाषा पहले, तीसरा खंड देखिए तब हम समझाएंगे। यदि वह संपत्ति जिसको कुर्क करने का आदेश दिया गया है ऋण है यानी कि उधार है यानी कि 5,000, या चल संपत्ति है यानी कि बस चल रही है या गाय है, एक जानवर पर ही बना दिया जाए, तो इस धारा के तहत कुर्की कैसे की जाएगी? तो पहला तरीका है अभिग्रहण द्वारा जब्त करके, यानी कि ऋण को जब्त कर लिया जाए, बस को न्यायालय जब्त कर ले या किसको कर ले? गाय को। अब समस्या ये आई कि जब गाय जब्त हो जाएगी तो आपका थाने वाले कितने दिन खिलाएंगे भाई? थाने में कितने दिन चोकर और चूनी देंगे और भूसा? तो इसके लिए उपाय है कि अगर पशुधन है या नष्ट होने वाली संपत्ति है तो उसको तत्काल बेचने का क्या दिया जाता है? आदेश। थानेदार साहब थानेदारी करेंगे कि गाय चराएंगे और भैंस चरवाहा विश्वविद्यालय थोड़े खोले हैं। गाय चराएंगे, भैंस की थानेदारी करेंगे। थानेदारी करेंगे तो ऐसी संपत्ति को तत्काल बेचने का क्या दिया जाता है? आदेश। इसमें भी नेता परेता जो रहते हैं या थाने के दलाल खूब कमाते हैं। देखिए भैंस बना लिया जाए, मुर्रा भैंस मान लीजिए आपका हो गई 2 लाख दाम है और अभियुक्त फरार है और भैंस उसकी क्या हो गई? तो जो बड़े बड़े अभियुक्त होते हैं वो ये सब नहीं करते। गाय भैंस और बकरी भेड़ और मुर्गा मुर्गी पहले ही अपने घर से दूसरी जगह पहुंचा देंगे कि न बांस रहेगी न बांसुरी बजेगी, क्योंकि घर पर रहेगा तो पुलिस आएगी और क्या करेगी? सब उठा के ले जाएगी। तो आइए एक उदाहरण लास्ट में देखा जाए। असल बात टेक्निकल धारा है, दो धाराओं में इसलिए समय लिया गया कि निश्चित तौर पर एक क्वेश्चन बनता है। लोग काफ़ी गलत करके आते हैं, सही नहीं कर पाते, इसीलिए कई शब्दों को मथा जा रहा है। नहीं
फिर एक बार देखिए 2 लाख का भैंस है, अब तत्काल बेचने का आदेश न्यायालय देगा। तो ऐसी दशा में अब जो रहते हैं नेता प्रेता भूत प्रेत विधायक जी के आदमी लगे रहते हैं कि चलो 2 लाख की भैंस है, नीलामी होगी थाने में, हम पहुंच जाएंगे और 20,000 दाम बोलेंगे और कोई बोलेगा नहीं, और 2 लाख का माल कितने में मिल जाएगा? 20,000 में। अब क्या चाहिए भाई, 2 लाख का कितने मिल गया? 20,000। अभियुक्त फरार रहे, क्या मतलब? अब तो भैंस गई पानी में अब कहाँ, यानी कि भैंस जवानी में कहाँ चली गई? तो चलिए थोड़ा देख रहा हूँ पीछे वाले मायूस हो गए भाई, उदाहरण नहीं चला दिमाग तो पीछे वाले मायूस हो गए, तो कोई उदाहरण तो बताना पड़ेगा ना। इसको पूरा कर दिया जाए भाई, अभिग्रहण द्वारा यानी कि जब्त करके भैंस को क्या किया जाए और बस को जब्त। दूसरा देखिए, रिसीवर की नियुक्ति प्रापक की नियुक्ति करके, तो प्रापक नियुक्त करवा दिया जाए। जैसे कि बस चल रही है, अब न्यायालय जब्त करके थाने में रखवा देगा तो ऐसे ही बस क्या होगी, सड़ जाएगी। इससे अच्छा ये है कि एक रिसीवर या देख रेख करता नियुक्त कर दिया जाए जो बस को चलवाए और हिसाब किताब न्यायालय को क्या करे, देता रहे। रिसीवर नियुक्त हो सकता है, प्रापक कहते हैं। और तीसरा, उद्घोषित व्यक्ति को या उसके निमित्त किसी संपत्ति का परिधान का प्रतिषेध करने का लिखित आदेश, तो ऋण पर आ जाइए, न्यायालय बी को प्रतिषिद्ध कर सकता है लिखित आदेश द्वारा कि तुम ए को ये पैसा न लौटाना क्योंकि ये पैसा हमने क्या कर लिया है, कुर्क। ये जो तीनों तरीके बताए गए हमारे द्वारा, अभिग्रहण द्वारा, दूसरा रिसीवर और तीसरा संपत्ति के परिधान को करने से क्या कर देना, रोक देना किसी को, या तो इनमें दोनों में से या किसी तीनों से कुर्की की जा सकती है। तो आपका एक उदाहरण बस का बताया गया और दूसरा अच्छा उदाहरण कौन, आपका ऋण का बताया गया, और गाय का भैंस का बताया गया। तो भाई रेस्ट ले लीजिए क्योंकि एविडेंस भी खींचना है तेज़ी से। तो भाई 15 मिनट बाद रेस्ट ले लीजिए, तब क्लास एविडेंस का भी आज खींचा जाए, बहुत स्लो चल रहा है एविडेंस।